हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेवे और आज डिस्कस करेंगे एंजल वन के बारे में। इसमें कितने अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी रहेगी, इसकी ग्रोथ कैसी है, आगे उसके आने वाले दिनों में इसकी ग्रोथ कैसी रहेगी, इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसका बिजनेस कैसा है, इसका फ्यूचर क्या है और आने वाले दिनों में या सालों में ये कितना रिटर्न दे सकता है। जो अभी तक रिटर्न दिया है, क्या आने वाले दिनों में भी फ्यूचर में रिटर्न दे सकता है या नहीं, तो इसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है। वैसे एंजल वन के बिजनेस की बात करेंगे तो इसको डिटेल में बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ये एक ब्रोकरेज फर्म है और इसका बिजनेस जो है वो पूरी तरह से डिजिटल है। लेकिन इसका बिजनेस डिजिटल होना ही इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसा बोल सकते हैं। आज इंडिया में टॉप 3 ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जो है उसमें एंजल वन का नाम आता है और करोड़ों लोगों का अकाउंट एंजल वन में है जो कि स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। वैसे 300 रुपीज के आसपास इसका आईपीओ आया था और उसके बाद उसने जो स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई कि ये 3900 के आसपास जाके भी आया है, मतलब पैसे को 13 गुना बनाया है 3-4 सालों में। ये एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है और इसका जो मेन बिजनेस है वो है स्टॉक, कमोडिटी और करेंसी ब्रोकिंग। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, ये मार्जिन ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करता है, डिपॉजिटरी सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड और ये एक एनबीएफसी की तरह भी काम करता है। ये सर्विसेज कौन सी देता है, तो उसमें ब्रोकिंग सर्विस तो है ही, उसके अलावा रिसर्च सर्विस भी है, मतलब ये रिसर्च सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी है और ये आपके शेयर के अगेंस्ट आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं। इसका जो टोटल क्लाइंट बेस है वो 22.2 मिलियन का है। एनएससी पे इसका जो एक्टिव क्लाइंट बेस है वो 6.1 मिलियन का है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो 471 मिलियन है और इसका जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो 44.4 TRN का है। अगर क्लाइंट बेस की मैं बात करूं तो 25 साल के नीचे के जो क्लाइंट है वो 48% है और 25 साल के ऊपर के जो क्लाइंट है वो 52% है। मार्केट शेयर की अगर मैं बात करूं तो इंडियाज डीमैट अकाउंट में 15% का है और एनएससी एक्टिव क्लाइंट बेस 15% का है। अभी इसका रेवेन्यू कहां से आता है, तो इसका ग्रॉस ब्रोकिंग से ही 68% का रेवेन्यू आता है। डिपॉजिट से इनको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 18% का है। एनसीली ट्रांजेक्शन से 8% मिलता है, डिपॉजिटरी से 4% और डिस्ट्रीब्यूशन से 1%, ऐसा इसका रेवेन्यू है। अभी जो ग्रॉस ब्रोकिंग का रेवेन्यू है 68% का, उसको अगर अपन ने स्प्लिट करके देखा तो एफ&ओ से ही 85% का रेवेन्यू आता है। उसके अलावा कैश से 11% और कमोडिटी से आता है 4%। अभी सेबी तो कहता है कि 10 में से 9 लोग एफ&ओ में पैसा गवाते हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस इससे ही लाखों रुपए कमाते हैं, तो इसका फायदा एंजल वन को भी होता है। इसके अलावा थर्ड पार्टी के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप की हुई है, जिसमें स्मॉल केस है, वेस्टेड है, सेंसिबल है, स्ट्रिक है, क्विको और मार्केट्स मोजो भी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इन्होंने अप्रैल 24 में QIP के थ्रू 1500 करोड़ रुपए का फंड रेज किया है विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 और इनके जो की इन्वेस्टर्स है उनमें नाम आता है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का, व्हाइट ओक का, निप्पॉन म्यूचुअल फंड का और गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट का। ये सभी जो इनके की इन्वेस्टर्स है ये इनके ग्रोथ को देख के ही अट्रैक्ट हुए हैं। इसके अलावा ये अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने का भी प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें वो अपने ब्रोकिंग बिजनेस को डीमर्ज करने का प्लानिंग कर रहे हैं। ये तो हो गया कि कंपनी स्ट्रांग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी ये डिस्कस करते हैं कि ये फ्यूचर में कितना पैसा बना के देगी, तो उसके लिए देखना पड़ेगा इसके फाइनेंशियल्स को। तो इनका रेवेन्यू कोविड के बाद भयंकर तरीके से बढ़ा है, क्योंकि मार्च 2020 में इनका जो रेवेन्यू है वो था 748 करोड़, जो कि मार्च 2024 में 4272 करोड़ का हो गया, मतलब 6 गुना के आसपास बढ़ गया है, जो कि काफी अच्छा ग्रोथ दिखा है। इनके अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो मार्च 2020 में 80 से 82 करोड़ के आसपास था, जो कि मार्च 2024 में 1126 करोड़ का हो गया, मतलब 15 गुना बढ़ गया है 4 साल में, मतलब सुपर ग्रोथ दिखाई है। इनके मार्जिन जो है वो पहले 20-25% के आसपास थे और अभी 40% के आसपास हो गए, मतलब इसमें भी इन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो क्या भविष्य में भी ये अपने मार्जिन को मेंटेन करेंगे या नहीं, इसके लिए मैंने मैनेजमेंट के कॉन कॉल और उनके गाइडेंस को डीप में देखा, तो मैनेजमेंट ने कहा है कि वो 43 से 45% की मार्जिन की ग्रोथ आगे भी दिखा सकते हैं, तो ये तो काफी अच्छी बात है। इसके अलावा इनका आरओई है वो 43% है और आरओसी 38% है और मार्केट कैप जो है वो 24,000 करोड़ का है, लेकिन इसका पी जो है वो अभी 21 के आसपास का है। तो ये सारी चीजें अभी देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव लगती है। उसके अलावा कंपनी ने फ्यूचर के लिए भी काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे कि आईपीएल, तो इससे इनके एक्सपेंसेस बढ़ गए और शायद इसलिए इनके रिजल्ट एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाए।
लेकिन ये जो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये आने वाले सालों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी बात है। अच्छा, मैं और एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। तो कंपनी भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है, फ्यूचर भी अच्छा है। इसके बावजूद ये 30% करेक्ट हुई है और 20-21 के पी पे अभी ये अवेलेबल है। तो ऐसा क्वेश्चन भी दिमाग में आ सकता है। तो मार्केट सभी कंपनियों को एक सर्टन वैल्यू देता है, सर्टन पी देता है, डिपेंड्स ऑन इट्स कंसिस्टेंसी एंड इट्स ग्रोथ। तो हम सबको पता है कि ये जो बिजनेस है ब्रोकरेज का, वो एक साइक्लिकल बिजनेस है, क्योंकि मार्केट अगर बुल रन में है तो एंजल वन जैसी कंपनियां काफी अच्छा प्रॉफिट कमाती है। लेकिन जब बियर मार्केट आता है तो इनके प्रॉफिट्स और मार्जिन काफी बुरी तरह से गिर जाते हैं और फिर पी भी उतना ही नीचे गिरता है, क्योंकि बुल मार्केट में काफी लोग F&O करते हैं और बियर मार्केट में ये कम हो जाता है। लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और स्टॉक मार्केट की ग्रोथ स्टोरी को ध्यान में रखे तो ये सिर्फ शुरुआत है ऐसा लगता है, क्योंकि आने वाले दिनों में, सालों में स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन काफी बढ़ने वाला है लोगों का, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन के लिए स्टॉक मार्केट एक अच्छा एसेट क्लास है। ये धीरे धीरे सबको पता चल रहा है और पता चल ही जाएगा। तो काफी अच्छी पॉपुलेशन यहाँ पे आ सकती है स्टॉक मार्केट में। तो इससे एंजल वन को काफी अच्छा फायदा हो सकता है और उनके इन्वेस्टर को भी अच्छा फायदा होगा। तो इसका जो पी है वो अभी 5 साल के मीडियन पी के आसपास ही मिल रहा है। तो अगर अभी कोई 1 लाख रुपए लगाता है तो उसको आने वाले सालों में कितना ग्रोथ मिल सकता है, कितना पैसा कंपाउंड हो सकता है। तो देखो, इसका जो पी है वो अभी 20-21 के आसपास है, जो कि 5 साल के मीडियन पी के आसपास ही है। इसका सेल्स ग्रोथ 5 साल में 41% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 70% के आसपास है और स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो 58% का है 3 साल में, जो कि सुपर्ब है। और फ्यूचर में ये और भी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। लेकिन हम 58% की जगह पे 40% भी एक्सपेक्ट करें, 30% भी एक्सपेक्ट करें, तो भी ये आने वाले दिनों में अच्छा वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकता है। तो अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए और हमने 35% का CAGR भी एक्सपेक्ट किया, तो भी 16 साल के बाद उसकी वैल्यू बन जाएगी 1,22,00,000 रुपए। और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है मार्जिन के बारे में, वो भी 43-45% की है, जो कि काफी अच्छी है। लेकिन आप अगर इसको गिरावट में लेते हैं तो आपका CAGR और भी बढ़ सकता है, क्योंकि गिरावट में हर इन्वेस्टर एक्यूमुलेशन का मौका ही देखता है, क्योंकि मार्केट में फॉल होना ये तो इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक पार्टी है। तो ऐसे कंडीशन में, करेक्शन में, आपकी जो फेवरेट कंपनी है उसके बारे में पॉजिटिव होना चाहिए, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो। इसके अलावा भी देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या है। तो पहला तो देखो, ये सबसे पहला रिस्क फैक्टर कि ये बहुत ही कंपटीशन वाला बिजनेस है। अभी तो जियो के कंपटीशन का भी रिस्क बना हुआ है इसमें। उसके अलावा सेबी की तरफ से रेगुलेशंस भी बहुत आते हैं और ये एक साइक्लिकल बिजनेस है, मतलब बुल रन में अलग परफॉर्म करता है और बियर में अलग परफॉर्म करता है। तो जियो ब्रोकरेज फर्म में आने के बारे में सोच रहा है, इस न्यूज के बारे में एक जरा गौर करे तो ये जियो के लिए इतना भी इजी नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपटीशन वाला बिजनेस है और एस्टेब्लिश्ड प्लेयर पे हमेशा लोग ट्रस्ट करते हैं और काफी लोग उस ट्रस्ट पे टिके रहते हैं। तो डे 1 से ही कोई एंजल वन से या किसी और ब्रोकरेज फर्म से जियो में शिफ्ट होगा, ये इतना इजी भी नहीं है। इसके अलावा ये मार्केट इतना बड़ा है, अपॉर्चुनिटी इतनी बिग है कि मल्टीपल प्लेयर यहाँ पे इजीली बिजनेस कर सकते हैं। अभी इसकी प्राइस की बात करें तो ये ऑलरेडी 30% करेक्ट हो चुका है और एक अट्रैक्टिव पी पे मिल रहा है। 2410 के आसपास इसने 2 बार सपोर्ट लिया है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट है और ये यही से घूम गया है। तो फिर से अगर वो उसी सपोर्ट पे मिलता है तो ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन ये प्राइस भी काफी अच्छी है, अगर किसी के पास एक भी शेयर नहीं है तो ये करंट प्राइस पे भी वो सोच सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रहे कि पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये और भी नीचे आया तो और भी एक्यूमुलेट करने के लिए थोड़ा पैसा होना चाहिए। तो एंजल वन की ग्रोथ ऐसी ही रही जैसे अभी है तो आने वाले दिनों में ये काफी अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन भी सकता है। और आने वाले दिनों में जो डीमैट अकाउंट अभी है उसमें काफी वृद्धि हो सकती है, पार्टिसिपेशन काफी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिली, कुछ नॉलेज मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।